बहुत समय पहले की बात है। अरुण लोक नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक अद्भुत वृक्ष था, सूर्यकल्प वृक्ष, जो महल से कुछ दूरी पर था। यह वृक्ष असाधारण था। इसकी जड़ें गहरी थीं और माना जाता था कि यह वृक्ष पूरे राज्य में सुख समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है। जब इसकी पत्तियां झड़ती थीं, तो उन्हें पीसकर औषधि बनाई जाती थी, जिससे बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता था। इसीलिए इस सूर्यकल्प वृक्ष को राज्य का रक्षक माना जाता था। एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। सूर्यकल्प वृक्ष की पत्तियां मुरझाने लगीं, जड़ें कमजोर पड़ गईं और वृक्ष सूखने लगा। राजा वीरेंद्र प्रताप बहुत चिंतित थे। राज्य की समृद्धि और सुख शांति सूर्यकल्प वृक्ष से जुड़ी थी। राज्य के सभी विद्वान, वैद्य और ज्योतिषी इसे बचाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन वृक्ष की हालत बिगड़ती गई। उसी राज्य के एक गांव दीपपुर में एक युवा गडेरिया था, जिसका नाम आरव था। वह अपने बाबा से बोला, बाबा, सूर्यकल्प वृक्ष तेजी से मुरझा रहा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वो सूख गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है कि राजा बहुत चिंतित है और वैद्य विद्वान सब हार मान चुके हैं। बाबा, मुझे लगता है कि मुझे उस पेड़ को एक बार देखना चाहिए। मैं बचपन से जंगल और पहाड़ी इलाके में भेड़ बकरियां चराता हूँ और पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। मैं पेड़ को देखकर पता लगा सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। बेटा, तुम तो एक साधारण गडेरिया हो। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। मैं राजा से मिलकर पूछूंगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में सदिच्छा है तो जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आरव इतना कहकर गांव से राजमहल की ओर निकल पड़ा। महल पहुंचते ही उसे कुछ सैनिकों ने रोक लिया। रुको, महल में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम आरव है। मैं दीपपुर का गडेरिया हूँ। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। सूर्यकल्प वृक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। गडेरिया और राजा की भेंट, यह क्या मजाक है? तुम राजा से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। कृपया मेरा संदेश राजा तक पहुँचाएं। मैं सूर्यकल्प वृक्ष की मदद करना चाहता हूँ। सैनिक हिचकिचाए। फिर एक सैनिक भीतर जाकर मंत्री को सूचना दे आया। कुछ देर बाद महल के मंत्री बाहर आए। बोले, युवक, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि सूर्यकल्प वृक्ष को सच्चे मित्र की दरकार है। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे? जब बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, तो तुम एक साधारण गडेरिया क्या कर पाओगे? साधारण व्यक्ति भी असाधारण मदद कर सकता है, यदि उसके हृदय में सच्ची भावना हो। बस मुझे राजा से एक बार मिलने दिया जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसकी दृढ़ता देखकर सोच में पड़ गए। आखिरकार वह सहमत हो गए। ठीक है, चलो मेरे साथ, राजा स्वयं निर्णय लेंगे। मंत्री आरव को भीतर ले गए, जहां राजा वीरेंद्र प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रानी आदित्री उनके पास खड़ी थीं। राजा ने दोनों को देखा और बोले, मंत्री जी, ये कौन है और इसे अंदर क्यों लाए हो? महाराज, ये युवक आरव है। ये कहता है कि वह सूर्यकल्प वृक्ष की समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। बेटा, बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, तुम क्या कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं न तो विद्वान हूँ न योद्धा, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है। मैं पेड़ों, पक्षियों और जीवों से बात करने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई सुराग खोज निकालूं। बस मुझे अनुमति दे कि मैं वृक्ष के पास कुछ दिन रह सकूं। अच्छा, तो ठीक है। यह असाधारण बात है, पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैंने सुना है कि सच्चे हृदय वालों को प्रकृति संकेत देती है। जाओ, वृक्ष के पास समय बिताओ। यदि कोई मार्ग मिल जाए तो हमें बताना। ईश्वर तुम्हारे मार्ग में मदद करे। आरव सूर्यकल्प वृक्ष के पास गया। वृक्ष मुरझा रहा था। आरव वहां आकर बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। रात दिन वह वृक्ष के पास वक्त गुजारता और उससे बातें करने की कोशिश करता और बोलता है, हे वृक्ष महाराज, मुझे संकेत दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुरझा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिन बीते, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर भी आरव हिम्मत नहीं हारा। उसने मिट्टी को टटोला, जड़ों की ओर ध्यान दिया, परिवर्तनों का अवलोकन किया और पानी देता रहा। एक रात चांदनी के समय उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वृक्ष की आत्मा एक वृद्ध अर्षि के रूप में प्रकट हुई। पुत्र, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ।
आप सूर्यकल्प वृक्ष की आत्मा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं इस वृक्ष का जीवन स्रोत हूँ। मैं थक गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल रहा है। मित्र? लेकिन एक वृक्ष को मित्र की क्या आवश्यकता? मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरी देखभाल करे और मेरे अस्तित्व को समझे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी छाया में आराम करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख नहीं समझा। अब से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी करूँगा। मेरा जीवन प्रकृति के 3 मोतियों में छिपा है। ये मोती कहाँ मिल सकते हैं? प्रकृति की 3 शक्तियों में, जल, वायु और अग्नि में। जब ये तीनों संतुलन में होंगे तभी मेरा जीवन लौटेगा। स्वप्न के बाद आरव की आंखें खुलीं। वृक्ष अब भी मुरझाया हुआ था, लेकिन अब आरव को संकेत मिल चुका था। आरव समझ गया कि उसे जल, वायु और अग्नि से जुड़े स्थानों पर जाकर मोतियों की खोज करनी होगी, और वह चल दिया। जल का मोती, आरव ने सोचा। जल से जुड़ा स्थान, अवश्य ही यह पास के झरने सत्य सरिता में होगा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि झरना धीरे धीरे सूख रहा था। किनारे पर एक बूढ़ा मछुआरा बैठा दुखी था। मछुआरा आरव से बोला, बेटा, ये झरना वर्षों से हमारा जीवन स्रोत रहा है, लेकिन अब इसका जल सूख रहा है। आरव ने झरने के तल की ओर देखा। वहां चमकती हुई एक हल्की नीली रोशनी दिखी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक आवाज आई, यदि यह मोती चाहिए तो तुम्हें जल का सम्मान करना होगा। केवल लेने वाले को जल कुछ नहीं देता, पर जो इसे संजोता है उसे यह अपना आशीर्वाद देता है। आरव ने तुरंत झरने की सफाई शुरू कर दी। उसने गांव वालों को बुलाया और सब ने मिलकर जल स्रोत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। जैसे ही उन्होंने यह प्रण लिया, झरना फिर से बहने लगा और पानी से एक चमकता हुआ नीला मोती बाहर आया। पहला मोती मिल गया। दूसरे मोती की खोज, वायु का मोती। अब आरव को हवा के मोती की तलाश थी। उसे ध्यात हुआ कि पास के सन्नाटे के जंगल में हवा स्थिर हो गई थी। पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। जंगल के अंदर जाकर उसने देखा कि एक विशाल पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि आरव उसे अकेले हटा नहीं सकता था। तभी एक गिलहरी आई और बोली, अगर जंगल की सारी छोटी शक्तियाँ एक साथ आ जाएं, तो ये पत्थर हट सकता है। आरव ने जंगल के सभी जीवों से मदद मांगी। चींटियां, खरगोश, बंदर, सभी ने मिलकर पत्थर हटाया। उसके नीचे एक हल्का सफेद मोती था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, हवा पुनः चलने लगी, पत्तियां सरसराने लगी और पक्षियों ने उड़ना शुरू कर दिया। दूसरा मोती मिल चुका था। तीसरे मोती की खोज, अग्नि का मोती। अब अंतिम मोती की खोज बाकी थी। गांव के पास एक पर्वत था जिसे अग्नि शिखर कहा जाता था। वहां एक पुराना बुझा हुआ दीपक था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं जलाया था। आरव वहां पहुंचा और ध्यान से दीपक की लौ की जगह देखा। वहां राख में कुछ दबी हुई थी। उसने राख हटाई तो एक छोटा लाल मोती मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, दीपक स्वयं जल उठा और पूरे पर्वत पर रोशनी फैल गई। अग्नि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। अब आरव के पास तीनों मोती थे। आरव तीनों मोती लेकर सूर्यकल्प वृक्ष के पास पहुंचा। उसने मोतियों को वृक्ष की जड़ों में रख दिया। अचानक वृक्ष की शाखाएं फिर से हरी होने लगीं, सूखी पत्तियां झरने लगीं और नई कोंपलें निकल आईं। वृक्ष की आत्मा फिर प्रकट हुई और कहा, तुमने न केवल मुझे जीवन दिया, बल्कि जल, वायु और अग्नि को भी संतुलित किया। राजा, जो यह सब देख रहा था, अचंभित रह गया। उसने तुरंत आरव को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जो किया वो केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक महान ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हारी बुद्धिमानी, निष्ठा और निस्वार्थता ने न केवल इस वृक्ष को जीवन दिया, बल्कि पूरे राज्य को एक मूल्यवान शिक्षा भी दी है। प्रकृति का संतुलन ही सच्चा जीवन है। राजा ने प्रसन्न होकर आरव को अपना राजगुरु बनाने की घोषणा कर दी, ताकि वह अपने ज्ञान और समझ से राज्य का मार्गदर्शन कर सके। साथ ही राजा ने आदेश दिया कि सूर्यकल्प वृक्ष की देखभाल के लिए एक विशेष उद्यान बनाया जाए, जहां लोग आकर इसकी महिमा को निहार सकें और संतुलन का संदेश सीख सकें। इसके अलावा राजा ने आरव को एक विशेष उपहार दिया, एक दिव्य आभूषण जिसमें जल, वायु और अग्नि के प्रतीक अंकित थे। यह आभूषण न केवल सम्मान का प्रतीक था,
बल्कि यह दर्शाता था कि आरव ने तीनों तत्वों को संतुलित करने का रहस्य समझ लिया है। आरव ने विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया और राजा से कहा, मेरा उद्देश्य केवल सेवा करना था और यह ज्ञान मैं सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि कोई भी प्रकृति के महत्व को न भूले। इसके बाद आरव ने अपने जीवन को प्रकृति, संतुलन और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया और सूर्यकल्प वृक्ष की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। प्रकृति की देखभाल ही जीवन को आगे बढ़ाने का असली तरीका है। वीडियो को लाइक और AK टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें।